नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अगले बिंदु व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद की परिणति क्यों हुई? हमने ये देखा कि जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण है और परंपरावादी दृष्टिकोण से असंतोष के कारण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय होता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवाद के बारे में बताया गया। ग्राम वालेस है, ब्रेंडले हैं आदि विद्वानों ने अनुभवात्मक और क्रियात्मकता पर बल दिया। इन्होंने कल्पना से परे हटकर अनुभव, तार्किकता और क्रिया पर बल दिया। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में राज्य विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राजनीतिक वैज्ञानिक की नई पीढ़ी ने अनुभव किया क्योंकि उनके विषय का लक्ष्य सत्ता संघर्ष के संदर्भ में जीवन की व्याख्या करना है। अतः इसे शासन के अध्ययन की संकुचित परिधि से बाहर निकलकर समाज वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक घटकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम की चिंतन धारा राजनीति का अध्ययन परक, व्यवहार परक दृष्टिकोण से होना चाहिए का दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया, जिसने परंपरावादियों की मान परक राजनीति के सिद्धांत पर बल देने की धारा के विरुद्ध एक प्रकार का विरोध आंदोलन शुरू किया। वास्तविक मानव व्यवहार के आलोक में समाज विज्ञान के विषय को नया रूप प्रदान करने के लिए अमेरिका की सरकार तथा फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर जैसी दानी संस्थाओं ने प्रचुर वित्तीय सहायता प्रदान की। अमेरिकी लेखकों ने इसे व्यवहारवादी क्रांति का नाम दिया, जिसकी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता यह है कि राजनीति विज्ञान को डेविड स्टर्न, डेविड एप्टर, जी.ए. आमंड, जी.वी. पावेल, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट ए. डहेल, कार्ल डायस आदि अग्रणी विभूतियों ने मनोविज्ञान, समाज विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के जगत के अधिकाधिक निकट ला दिया। इन लेखकों ने राजनीतिक परिवेश में अनेक प्रकार से राजनीतिक विषयों का अध्ययन करना चाहा। अतः किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवादी आंदोलन की 4 विशेषताओं को अंकित किया है। संस्थाओं को अवधारणा की मूलभूत इकाई के रूप में न मानना और उनकी जगह व्यक्तिगत व समूह व्यवहार को स्थान देना। दूसरा, समाज विज्ञानों की एकता पर बल देना। अतः अंतःविषयी आधारों को अपनाने के लिए उत्सुकता रखना। तीसरा, बारीकी, मापन तथा परिमापन की तकनीक पर अधिक ध्यान देना। और चौथा, व्यवस्थाबद्ध राजनीतिक सिद्धांत का विकास करना। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के बारे में लिखा है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अब व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण हैं और विकास के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो पहला कारण यह है कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां थी उनके प्रति आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में भारी असंतोष था और इस असंतोष के कारण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारवाद का उदय होता है। तत्कालीन समय में अन्य सामाजिक विज्ञान थे, उनमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। अन्य सामाजिक विज्ञान भी अपने आप को समय और परिस्थिति के अनुसार
अपडेट कर रहे थे। इसीलिए राजनीति वैज्ञानिकों ने भी राजनीति शास्त्र में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बदलाव के लिए बल दिया। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार से जन हानि, धन हानि और अन्य प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हुई, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, परमाणु बम की समस्या हो, शस्त्रों की बढ़ोतरी हो, इन सभी समस्याओं के निदान के लिए व्यवहार राजनीति विज्ञान को परिवर्तन करना आवश्यक था। चौथा, राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे व्यवहारवाद का हम उदय मान सकते हैं। व्यवहारवाद का जो विकास होता है वो होता है 1908 में। प्रमुख जो राजनीति शास्त्री थे ग्राहम वालस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं, जिसको आगे A.F. वेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में आगे बढ़ाया। 1925 में चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवाद के बारे में हमें विस्तार से बताया। शिकागो विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो अधिवेशन हुआ, उसमें भी व्यवहारवाद की नींव रखी गई। डेविड स्टर्न, लासवेल, आमंड पावेल, कोलमैन, एडवर्ड सील आदि ने इसकी नींव को मजबूत बनाया। व्यवहारवाद के क्या लक्षण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद की पहली जो विशेषता है, पहला लक्षण यह है कि अध्ययन की इकाई बहुत बड़ी न होकर, मैक्रो न होकर, लघु माइक्रो होनी चाहिए। व्यवहारवादियों का ये मानना है कि जो हम अध्ययन की जो इकाई ले वो मैक्रो न होकर माइक्रो होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकें। दूसरा जो लक्षण ये है, दूसरी भी मान्यता ये है कि राजनीति शास्त्र में व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। यहाँ पे किसका अध्ययन होना चाहिए? व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा जो मान्यता ये है कि अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। जितने भी अध्ययन किया जाए राजनीति विज्ञान का, या जो भी शोध सिद्धांत, जो भी शोध किए जाए, वो सिद्धांत निर्माण से ओतप्रेरित होने चाहिए। चौथी जो भी मान्यता ये है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन पर बल देता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक अध्ययन पर बल देता है, यानी अन्य विषय की जो अच्छी जो बातें हैं जो राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी है, उन चीज़ों को भी राजनीति विज्ञान में ये अपनाने पर बल देता है। पांचवी मान्यता ये है कि ये मूल्यों का अध्ययन निरर्थक मानता है, अर्थात मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर ये बल देता है। और छठी और अंतिम मूल मान्यता ये है कि नई प्रणाली के प्रयोग में व्यवहारवादी प्रेक्षण और लेखा को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। इस जो डेविड स्टर्न ने, जो कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रेरणाता थे, उन्होंने अपने जो लेख था एक द करंट मीनिंग ऑफ फेवरलिज्म, उसके अंदर व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं उनके द्वारा बताई गई। पहली जो विशेषताएं थी जो डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की बताई, प्रमुख आयाम बताए, उसमें पहला आयाम था नियमितताएं, रेगुलरिटीज। डेविड स्टर्न ने बताया कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो बार बार उभर कर हमारे सामने आती है, जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात इनमें जो कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत है जिनमें रेगुलरिटीज पाई जाती है और जिनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने आयाम बताया, दूसरा जो लक्षण बताया, वो है सत्यापन, वेरिफिकेशन। मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है, अर्थात उनका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। तीसरा जो आयाम है वो है तकनीकी प्रयोग, टेक्निक्स। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से
तकनीकों के प्रयोग को बहुत अत्यधिक महत्व देते हैं कि तकनीक बहुत ज़रूरी है। शोध सामग्री को हम जब इकट्ठा करेंगे तो किन तकनीकों का प्रयोग किया जाए, इनको खटने के लिए सही ढंग की तकनीकों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। चौथी जो आयाम है व्यवहारवादियों के अनुसार वह है परिमाणीकरण, यह है क्वांटिफिकेशन। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री में तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। शोध जो निष्कर्ष है परिमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित होने चाहिए। पांचवा आयाम है मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवादियों का मानना है कि मूल्यों की दृष्टि से व्यवहारवादियों को तटस्थ रहना चाहिए। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। अपनाए गए मूल्यों व आदर्श को अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदतों से अलग रखना चाहिए, जब जाके ही इसका हम सही ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। जो अध्ययन करता है उनके मूल्यों और आदतों को अगर हम शोध पर इस अध्ययन पर रखेंगे तो हम सही अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए मूल्य तटस्थता बहुत आवश्यक है। छठा है क्रमबद्धीकरण, सिस्टमाइजेशन। व्यवहारवादियों का मानना है कि शोध कार्य क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य को सिद्धांत से संबंध किया जाना चाहिए। सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय होते हैं। अर्थात इस जो शोध जो सार होता है उसके अंदर क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, एक के बाद एक अध्ययन किया जाना चाहिए। सातवीं जो मान्यता है वो है विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। व्यवहारवादियों के अनुसार सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। आठवां जो आयाम है वह है समग्रता या इंटीग्रेशन। समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है। इसके कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट है, अर्थात वो इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं। वो सभी जो अध्ययन को एक पूर्ण इकाई मानते हैं, उसका अलग अलग अध्ययन वो नहीं करते हैं। अब व्यवहारवाद की ये जो 8 विशेषताएं डेविड स्टन के द्वारा बताई गई या आयाम जो बताए गए, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक प्रयोग, प्रमाणीकरण, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, ये व्यवहारवाद के अध्ययन के प्रमुख आयाम हैं जिनके आधार पर व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ विद्वानों के द्वारा व्यवहारवाद की आलोचना भी की जाती है कि व्यवहारवाद में बहुत सारी खामियां थी और वो खामियां क्या थी। तो सबसे पहली जो आलोचना ये की जाती है कि व्यवहारवाद में सबसे ज़्यादा अत्यधिक जो शब्दाडंबर का प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है और इसके अंदर इतने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आम आदमी इन शब्दों को अर्थ को नहीं समझ सकता। दूसरा, इसके अंदर जो राजनीतिक व्यवहार की जो धारणाएं हैं वो पूर्ण रूप से गलत है, गलत धारणाओं का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तीसरा, राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो विषय है वो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार होता है और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर उसके विवेक जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, उसमें स्थायित्वता नहीं होती है। इसलिए इसको हम शुद्ध प्योर साइंस नहीं मान सकते। चौथा, ये जो व्यवहारवाद है वो पद्धतियों पर बहुत अत्यधिक बल देता है, अध्ययन पद्धतियों पर बहुत ज़्यादा बल देता है, मेथड्स पे बहुत ज़्यादा बल देता है, जो कि उचित नहीं है। पांचवा, व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता पर बहुत ज़्यादा बल देता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसकी आदतें और उसके मूल्यों को उसके अध्ययन से हम अलग नहीं कर सकते। छठा, ये पद्धति बहुत ज़्यादा खर्चीली पद्धति है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये सातवां, ये जो व्यवहारवाद है ये अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारता है। आठवां, व्यवहारवाद सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्ष को वृहत स्तर पर लागू करने की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, जो कि संभव नहीं है। नौवां, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय जो स्वभाव का मापन संभव नहीं है, अर्थात जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि संख्या के आधार पर मानवीय स्वभाव को हम अध्ययन
नहीं कर सकते हैं। ये सब आलोचनाएं व्यवहारवाद की जाती हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीति क्या योगदान है, क्या राजनीति विज्ञान में इसका महत्व है, वो है कि व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को या राजनीति शास्त्र को एक लक्ष्य, एक स्वरूप, एक विशेष क्षेत्र, एक पद्धति के रूप में स्थापित किया, एक उसके रूप में इसको बदल दिया है। दूसरा जो इसका योगदान है कि राजनीति विज्ञान में केवल सुधार ही नहीं किया, अपितु इसमें व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में केवल सुधार ही नहीं किया बल्कि इसका पुनर्निर्माण भी किया, रिकंस्ट्रक्शन भी किया है। इसने नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ तथा नई दिशाएं प्रदान भी की है। किसको? राजनीति विज्ञान को। तीसरा योगदान ये है कि व्यवहारवादियों ने राजनीतिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। जो पहले जो परंपरावादियों का राजनीति विज्ञान के अंदर जो सोच थी वो संकुचित थी, इस संकुचित दायरे से बाहर निकल व्यवहारिकता के आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को या दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया, प्रचुर बना दिया। चौथा योगदान ये माना जाता है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका संबंध क्या होना चाहिए से इन्होंने संबंधित कर दिया। यानी जो पहले कल्पना पर आधारित था परंपरावाद के अंदर, उसको इसने वास्तविकता पर लाके खड़ा कर दिया और इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या होना चाहिए जिसके द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। पांचवा जो योगदान ये है कि व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई प्रविधियों एवं मापन के नए साधन विकसित किए हैं, जिससे राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन है उसको वास्तविकता पर लागू करने के लिए व्यवहारवाद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। धन्यवाद।